नमस्कार, मैं अक्षर चौबे शामे गज़ल के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि ये शामे गज़ल एपिसोड 13वां है, जो कि मैं आज अक्षर चौबे संचालन करूंगा और आप सभी को सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहूँगा कि जो आपने ये YouTube के माध्यम से हम लोग को जो आप प्यार आशीर्वाद जो दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि ये कार्यक्रम हम लोग डेली शाम को प्रस्तुत आप सभी के समक्ष करता हूँ। हमारी टीम आप सभी को प्रस्तुत करती है। जैसा कि आपको पता है कि इस शाम में हम लोग एक मंच पे उपस्थित होके गज़ल प्रस्तुत करते हैं। इसके अर्थात उसके लेखक का परिचय जीवन परिचय प्रस्तुत करते हैं आप सभी के समक्ष। इसी के साथ मैं आज का भी शो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज 3 सीट ही लगा हुआ है, तो आज कम प्रतिभागी हैं क्योंकि डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ चौबे चाचा जो हमारे हैं, उनका कोई काम से उन्होंने आज अपने इस कार्यक्रम में अनुपस्थिति उनका दर्ज हुआ। इसके लिए आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इसके साथ ही आप सभी को प्रज्ञा दीदी भी नज़र नहीं आएंगे इस कार्यक्रम में, क्योंकि उनका भी अनुपलब्धता काम हेतु उन्होंने आज का इस कार्यक्रम में आप सभी के समक्ष नहीं आया। इसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ मैं सर्वप्रथम पहले अपने चाची अनुराधा चाची से डॉक्टर अनुराधा चाची से अनुरोध करूँगा कि वो मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद मैं अपने दीदी से बोलूँगा, कृषिका दीदी से, कि वो आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं अपने अनुज प्रत्युष से भी आग्रह करूंगा कि वो भी आएं और मंच पे विराजमान हो। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी आप सभी को बताया कि ये शाम में गज़ल में हम सभी गज़ल प्रस्तुत करते हैं। इसी के साथ मैं सर्वप्रथम पहले अपने अनुराधा चाची से अनुरोध करूंगा कि वो अपना सुविचार गज़ल कविता प्रस्तुत करें, जो भी। धन्यवाद अक्षर। आज मैं पोस्ट कॉलोनियल के अपने विचार को ही आगे रखूंगी। जैसा कि इससे पहले 2 सीरीज़ में मैं रखी थी, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी और इसे एज अ कॉन्सेप्ट मैं और थोड़ा डेवलप और इलाबोरेट करूंगी कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में। जैसा कि मैं कह रही थी कि एक 1990 के बाद का आया हुआ एक क्रिटिकल अप्रोच है, क्रिटिकल थियोरी है, जो कि एग्जामिन करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉलोनियल कंट्रीज़ बाय द वाइट पीपल, एग्जामिन करता है वाइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉन वाइट पीपल, कि जो अंग्रेज़ है, जो गोरे लोग हैं, जो यूरोपियंस है, वो बाकी के संस्कृति को, उनके लोगों को और बाकी जो महाद्वीप के लोग हैं उनको कैसे वो दिखाता है, दर्शाता है, वर्णन करता है अपने साहित्य में, चाहे वो नॉवेल हो, चाहे वो पोएम हो, चाहे वो प्ले हो, चाहे कोई और जॉनर हो। उसमें वो कैसे रिप्रेजेंट करता है, उनका कैसे पोर्ट्रेयल करता है, चित्रण करता है, वर्णन करता है, इसको जो है ये एग्जामिन करता है। दूसरी बात जो है ये लैंग्वेज को भी देखता है कि जब पोस्ट कॉलोनियल राइटर जो है, जब वो देखते हैं कि इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन में वो एक्सपोज करते हैं जो कॉलोनियल लिमिटेशंस, जो बाइसनेस है, जो रेसिस्ट उनकी अप्रोच है, नस्ल भेद जो उनका जो अप्रोच होता है, जिसके तहत वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और जो जिसके बारे में एडवर्ड सईद भी अपने किताब में लिखते हैं ओरिएंटलिज्म में,
कि जो वेस्टर्नर्स होते हैं वो ईस्टर्न्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो ब्लैक्स हो, चाहे एशियाटिक्स हो, चाहे ओरिएंटल्स हो, उनको वो दिखाते हैं कि ये लोग अपने इमोशंस ड्रिवन है, मतलब ये अपने भावनाओं से चलते हैं, इनके पास कोई दिमाग नहीं है, ये स्वयं और सक्षम नहीं है अपनी किसी भी तरह के निर्णय को लेने के लिए, इसलिए इनके लिए हम निर्णय लेंगे, इनके राष्ट्र के लिए हम निर्णय लेंगे, इनके लिए क्या अच्छा होगा वो निर्णय हम लेंगे। और इसी को ये जस्टिफाई करके एक तरह से अपनी पूरी विचारधारा की मकड़ जाल जो है वो ट्रैप में फैलाते हैं, प्रसार करते हैं, इस तरीके से प्रमोट करते हैं कि ताकि ये कॉलोनियलिज्म को जो उपनिवेशवाद है उसको जो है वो डिफेंड कर सके, जस्टिफाई कर सके। और जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स है वो लैंग्वेज के इशू पे भी जाता है कि जो विदेशी भाषा है अगर उसको हम इस्तेमाल करके वापस जो है कॉलोनियल लिमिटेशंस या उपनिवेशवाद से बात करेंगे, अंग्रेज़ों से बात करेंगे, तो विदेशी भाषा तो खुद ही अंग्रेज की दी हुई भाषा है, तो उसमें हमारी जो आवाज़ है वो कितने सटीक ढंग से उनके तक पहुंच पाएगी। और जो तीसरा जो इम्पॉर्टेंट जो पहलू होता है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म का, वो ये होता है कि ये सब अप्रोच एनालाइज करने के बाद ये लोग लिखना शुरू करते हैं अपनी संस्कृति के बारे में, अपने हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि जो यूरोपियंस होते हैं वो हमेशा दिखाते हैं कि जो एशियंस है, जो ईस्टर्नर्स है, जो कॉलोनियल कंट्रीज़ है, उनकी दीज आर पीपल विदाउट हिस्ट्री, इनकी इतिहास नहीं है, या फिर जो इनका पास्ट था वो काफ़ी ख़राब था, हम लोग आए तो मॉडर्निटी स्टार्ट हुआ, हम लोग आए तो प्रोग्रेस हुआ, हम लोग आए तो इनलाइटनमेंट हुआ, हम लोग आए तो साइंटिफिक अप्रोच डेवलप हुआ, नहीं तो ये एशियंस जो है, ये जो ईस्टर्नर्स है, ये बहुत पिछड़े हैं, हम लोगों ने इन तक सभ्यता पहुंचाई है, जो भी स्कूल्स है, जो कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, रेलवेज़ है, ये हमारा दिया हुआ है, और ये सब जो है इसके कारण ये लोग जो है सभ्य शिष्ट बने, नहीं तो ये बहुत जंगली थे। तो इस तरीके से जो है ये दिखाया जाता है। जब अब मैं 2-3 पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स का बात करूंगी, एक तो चिनुआ अचबे जो कि नाइजीरियन नॉवलिस्ट है, जिसने थिंग्स फॉल अपार्ट जो है नामक 1958 में किताब लिखा था। इसमें ये अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं अफ्रीकन विलेजेस से। तो इस पर जो है इनिशियल में इनका जो क्रिटिकल अप्रोच था, रिव्यूज़ था, वो अच्छा नहीं था। लोग कह रहे थे कि भाई जब चिनुआ अचबे खुद एक इंग्लिश एजुकेटेड स्कूल से पढ़ा है, अच्छी इंग्लिश एजुकेशन लिया है, तो वो देखा जाए वो अंग्रेज का जो है एजेंट है, गुलाम है वो, ना कि वो अफ्रीकन लोगों का वॉइस रिप्रेजेंट कर सकता है। तो लेकिन इसको बाद में जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो अफ्रीका के लोगों का कंसर्न्स जो है दुनिया तक पहुंचाया है। एक और जो है मैं वर्क कहूँगी कि जो जोसेफ कॉनराड का हार्ट ऑफ डार्कनेस है, इसमें भी अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन कैसे यूरोपियंस या वाइट पीपल दिखाते हैं। उसमें ये दिखाता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो ब्लैक लोग से भरा हुआ है, ये लोग बहुत गंदे लोग हैं, ये लोग जानवर की तरह, ये अपना इंस्टिंक्ट्स की तरह मतलब अपने प्रवृत्ति से चलते हैं, इनके पास स्वयं का खुद दिमाग नहीं है, और हम लोग इन पर आकर के रूल करेंगे तब जाके ठीक ठाक हुआ है कॉन्टिनेंट। तो ये पोस्ट कॉलोनियल का जो अप्रोच होता है वो इसी को जो है एक्सपोज करता है, और ये लोग अपने हिस्ट्री को ग्लोरीफाई करते हैं। अब हिस्ट्री के ग्लोरीफाई के समक्ष अगर हम मतलब हिंदी साहित्य में देखते हैं तो हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद है जो हिस्ट्री को फोरग्राउंड करते हैं और उसको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। अपने बहुत सारे हिस्टोरिकल प्ले, चाहे ध्रुव स्वामिनी हो जाए, चाहे और भी उनका जो है बहुत सारा क्रिएशंस है, जिसमें जो है वो हिस्ट्री को जो है बहुत ग्लोरियस वे में, जो प्री कॉलोनियल हिस्ट्री है, जो विदेश अंग्रेज़ों से आने के पहले की जो हमारी इतिहास है उसको आप वर्णन करते हैं और दिखाते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, बहुत ही ग्लोरियस था, बहुत ही समृद्ध था, गौरवशाली था। लेकिन ये अंग्रेज़ों के आ जाने के बाद जो है हमारी हिस्ट्री इरेज्ड हो गई, हमारी आइडेंटिटी इरेज्ड हो गई, हमारी कल्चर इरेज्ड हो गई, हमारी लैंग्वेज लुप्त हो गई। सिर्फ इन लोगों का जो है देन है कि हमारी नेटिव जो है जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो ख़त्म होते गई, और ये लोग जो है अपने चीज़ों को हम पर थोप दिए, और इस तरह से थोप दिए कि वो तो चले गए, लेकिन वो मानसिकता में हमारे प्रवेश कर गया, हमारे माइंडसेट जो है वो कॉलोनियल माइंडसेट हो गया। इसके कारण इसका मैं उदाहरण दूंगी, जैसे अगर अक्षर कितना समय आप हमें दे रहे हैं? नहीं पर्याप्त है। ठीक है, मैं 2 मिनट में और इस बातों को रखूँगी कि जैसे अभी आज के ज़माने में अब जुडिशरी जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे कंट्री का, अब जुडिशरी में भी कहीं भी आप देखिए तो जज जो है, लॉयर्स जो, इन सब की लैंग्वेज इंग्लिश है। तो ये जो जस्टिस है, न्याय प्रणाली का जो हम बात करते हैं कि कितना ये न्याय प्रणाली कितना न्याय संगत होगा, क्योंकि जो ऑर्डिनरी इंसान है, कोई भी जो गरीब
तबके के लोग हैं, अगर वो आते हैं कोर्ट में और लड़ते हैं तो वो तो इंग्लिश नहीं जानते हैं, उनको तो जैसा वकील समझाएंगे वो वैसा समझ जाएंगे। वो वकील से लड़ भी रहे, उन्हें ये भी नहीं मालूम होगा कि उनका ज़मीन खसक जा रहा है या ज़मीन का ही बात हो रहा है, या लॉयर ही हो सकता है कि ब्रोकरेज का काम कर रहा हो या डीलर हो। तो ये सब चीज़ नहीं पता चलेगा जब तक अगर आप जो है वेल एजुकेटेड इंग्लिश में भी ना हो तो। लेकिन ये फिर इंग्लिश जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, वो कॉलोनियल हैंगओवर है। अभी भी कोर्ट की जो भाषा है, जो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, वो अभी भी जो है कॉलोनियल बाइसनेस वहाँ भी देखने को मिल रहा है, कॉलोनियल हैंगओवर देखने को मिल रहा है कि माय लॉर्ड, माय ऑनर, ये सब इंग्लिश सैल्यूटेशंस है। अगर इसको फिर हटाना पड़ेगा, क्यों माय लॉर्ड? जो जज है वो माय लॉर्ड फिर क्यों रहे? क्योंकि जज तो हमारे लिए न्याय करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, वो एक चेयर होल्ड किए हैं, वो खुद भी अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है। तो माय लॉर्ड करना, उनको इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई कर देना, तो ये सब फिर जो है इंग्लिश सैल्यूटेशंस है, जो कि ख़त्म होना चाहिए। अगर सही मायने में अगर डीकॉलोनाइजेशन हो, डीकॉलोनाइजेशन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं हो सकता है, इसको कल्चरल डीकॉलोनाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे संस्कृति में जो भी अंग्रेज़ों के द्वारा आया हुआ चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है वो रखा जाए, जो बुरे चीज़ है उनको हटा दिया जाए, जो अननेसेसरी चीज़ है उनको हटा दिया जाए, ये मैं कहना चाहूँगी। धन्यवाद। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से आपने बहुत अच्छे ढंगों से आपने प्रस्तुतिकरण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं पिछले वीडियो में रश्मि रथी प्रस्तुत कर रहा था, जो कि आज तो मैं संचालन कर रहा हूँ तो रश्मि रथी प्रस्तुत नहीं कर पाऊँगा सर्ग, लेकिन उस सर्ग के कुछ पंक्तियाँ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत जरूर करूँगा। जैसे कि ये द्वितीय स्वर की कुछ पंक्तियाँ हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नौ तृतीय सर्ग का है। द्वितीय सर्ग, तृतीय, क्षमा चाहूँगा, तृतीय सर्ग का है। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, न धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झोलते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं, हमें जगाकर ही। वाटिका और नौ एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षों अंधड़ आतंक अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसन्न तो लिखते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकरियाँ जिसकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियाँ सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जाते हैं वहीं सुरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा। ये मुझे रश्मि रथी में तृतीय सर्ग की कुछ पंक्तियाँ थीं, जो कि मैं आप सभी के समक्ष गलती से द्वितीय सर्ग बता दिया था, जो कि कृषिका दीदी ने हमारी गलती को बताया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी के सामने। और इसी के साथ मैं प्रत्युष से अनुरोध करूंगी कि वो अपना गजल प्रस्तुत करें। धन्यवाद। आज मैं कुमार विश्वास की दो गज़ल या कविता ही है उसको प्रस्तुत करूँगा। पहली है भारत गीत। हर पल के गुजर के स्वप्न लय ताल तुम ही थे। हर पल के गुंजन के स्वप्न लय ताल तुम ही थे। इतने अधिक मौन धारे हो डर लगता है। तुमकी नवल गति अंदर के उल्लास नृत्य थे। इतना अधिक हृदय मारे हो डर लगता है। तुमको छूकर दसों दिशाएं सूरज को लेने जाती हैं और तुम्हारी प्रस्तुतियों पर बांसुरी विहाग गाती थी। तुमकी हिमालय जैसी अचल रहे जीवन भर।
अब इतने पारे पारे हो डर लगता है। तुम तक आकार दृष्टि दृष्टि की प्रश्नमयी जड़ता घटती थी। तुम तक आकार दृष्टि दृष्टि की प्रश्नमयी जड़ता घटती थी। तुम्हें पूछकर महासृष्टि की हर वैकुंठ कृपा बटती थी। तुमकी विजय के एकमात्र प्रयास पुरुष थे, पर्याय पुरुष थे। आज स्वयं से ही हारे हो डर लगता है। एक और है, अभी अभी एक गीत रचा है तुमको जीते जीते। अभी अभी एक गीत रचा है तुमको जीते जीते। अभी अभी अमृत छलका है अमृत पीते पीते। अभी अभी सांसों में उतरी है सांसों की माया। अभी अभी होठों ने जाना अपना और पराया। अभी अभी एहसास हुआ जीवन जीवन बोता है। खुद को शून्य बनाना भी कितना विराट होता है। अभी अभी भर दिए मधु कलश सारे रीते रीते। अभी अभी अमृत छलका है अमृत पीते पीते। अभी अभी संवाद हुए हैं चाहों में आहों में। अभी अभी चांदनी घुली है नम अंबर की बाहों में। अभी अभी पीड़ा ने खोजा सुख का रैन बसेरा। अभी अभी हम होकर पिघला सब कुछ तेरा मेरा। अभी अभी भर गया समंदर नदियाँ पीते पीते। अभी अभी अमृत छलका है अमृत पीते पीते। धन्यवाद, मुझे बगल प्रस्तुत करने का मौका मिला। धन्यवाद। वाणी अभिशापित होती है। ये गोपाल दास नीरज की एक चर्चित गजल है, मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आंखें होने पर भी जिसको सुंदरता से प्यार नहीं, आंखें होने पर भी जिसको सुंदरता से प्यार नहीं, मानो मत मानो उस कवि की वाणी अभिशापित होती है। चढ़ा न जिस पर नशा प्यार का, चढ़ा न जिस पर नशा प्यार का, वो जी कर भी नहीं जिया है। सम्मुख अमृत घट रख कर भी उसने केवल जहर पिया है। रूप रंग रह का सागर जग युक्ता युक्ति इस तल में है। नशे नकारे हम तो सारी रचना अपमानित होती है। कामवास को कोस कोस कर जिसकी रात हुई हो काली, सच मानो वह मूढ़ स्वयं के माता पिता को देता गाली। जिसने कहा कि मैं प्रेम पाप है और कामिनी राह नरक की, सुनकर उसकी बात प्रकृति क्या सारी सृष्टि चकित हो जाती। प्रेम कनी जब तक न तरासे हीरा हो अनमोल न हीरा, सुली उतर ऊपर सेज बिछा जब मेरा, तभी बनी थी मीरा। मन को बिंधु ने दो फूलों से तन को छीनते दो शूलों से, उतना और उजाला होता जितनी लो पीड़ित होती। इसी के साथ मैं शामे गजल में आप सभी के समक्ष कृषिका चौबे दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना गजल कविता प्रस्तुत करें। धन्यवाद अक्षर। मैं आज आज मैं रश्मि रथी जो रमधारी सिंह दिनकर ने लिखी है उसकी तृतीय स्वर्ग आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। जो अक्षर ने उसके बीच का किया, लेकिन मैं उसे स्टार्टिंग से पढ़ना चाहूँगी। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश्य तप कर वीरता लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रहार लिए, नस नस में तेज प्रहार लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायरों को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बिछाते हैं बनाते हैं। मुख से न कुछ उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग
निरत निहर रहते हैं। सोलों का मूल नसाने को बट खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सका वीर नर के मग में। खमठोक ठोलता है जब नर पर्वत के जाते पाव अखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुड़बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो वर्तिका बीच उज्ज्वली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रेरता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झरोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्ष अखंडता आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो लिखते हैं बागों में शाल न मिलते हैं। कंकड़िया जिनके सेज सुधा छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सुरमा निकालते हैं। बढ़ता विपत्तियों पर छा जा मेरी किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयहारी है क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम। सधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन होता है देख आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग दिखाने को, सुमार्ग पर लाने को। दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला जो था साधने चला। जब ना समझ उस पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग गड़ डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वत्सल विशाल। बुझ परिधीन बंध को घेरा है, मैनाक मेरु पग मेरा है। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकट सब है मेरे मुख के अंदर। दिग हो तो दृश्य अखांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चराचर जीवन जग क्षर नस्वर मनुष्य सूर्यजात अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मरर। सतकोटि विष्णु ब्रह्मांड महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहा इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से कढ़ित ज्वार सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना। तो ले मैं भी अब कहता हूँ अनंत संकल्प सुनाता हूँ।
आचना नहीं अब रण होगा, जीवन जग या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर वन प्रखर, फड़शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, भीषवाड़ बूंद से छूटेंगे, वैसा श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज में फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पूर्वदायी होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे था ये बेहोश पड़े। केवल दो नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदियत निर्धय दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुत किया। दिनकर जी की ये रश्मि रथी आपने बहुत सुंदर प्रस्तुत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब कुमार विश्वास का एक गीत प्रस्तुत करूंगा आप सभी के समक्ष, मेरे अपनों के भाव में, जो कि मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। पेन की नोक पर आतुर उमंड पड़ते शब्द, आज सहमे संकोच में ठिठके हैं प्रहरों से। मुझ में बंद कथन से अमृत प्रिक्त अगम अकथ असह से। जानते हैं क्या, जानते हैं ये अराजक जैसे शौतान बच्चों के आकरण पीट जाने पर माँ के विवश हाथों ऐसे गुमसुम चौंकने चाहते हैं। बीत जाए कुछ कठिन वक्त, यूं ही बेसबस छितराएं। पेन की नोक पर कल शायद ये फिर भी कभी रो में लहराएं ये गीतवंशी। पेन की नोक से फिर अनहर उमंग। भूल कर कि यूं ठिठक थे चोटिल गति बाधित निरूपाएं। एक दिन कुछ प्रहर पेन की नोक पर। बहुत बहुत सुंदर आपने प्रस्तुत किया, धन्यवाद। मैं इसी के साथ आज धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने चाची अनुराधा चाची से अनुरोध करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन करें। क्षमा चाहूँगा कि मैं कृषिका दीदी को देना चाहता धन्यवाद ज्ञापन के लिए। धन्यवाद अक्षर। मैं सबसे पहले अपने चाची को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छा हम लोगों को बताया और समझाया, बहुत ही अच्छे ढंग से। उसके बाद मैं प्रत्युष चौबे को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने कुमार विश्वास की कुछ गज़लें सुनाई हमें। और उसके बाद मैं अक्षर चौबे को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने कार्यक्रम का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से किया। धन्यवाद।